जी20 के बारे में आप इन दिनों बहुत कुछ सुन रहे होंगे। जी20 के पोस्टर्स, बैनर जगह जगह देख रहे होंगे, लेकिन जी20 है क्या? क्या जी20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया को मिली है? क्या जी20 में ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ आती हैं? आइए इन सब के बारे में आपको बताते हैं, हिस्ट्री ऑफ जी20 के बारे में आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा जी20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इंटर गवर्नमेंटल मीन्स जहाँ दो और दो से ज़्यादा गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, और फोरम मीन्स एक मीटिंग प्लेस फॉर एन ओपन डिस्कशन। तो यहाँ पर 19 कंट्रीज़ प्लस एक यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन में आती हैं 27 कंट्री। जी हाँ, 19 प्लस 27 बनती हैं 46 कंट्रीज। तो ग्रुप ऑफ 20 में आती हैं टोटल 46 कंट्रीज। सो दीज कंट्रीज अकाउंट्स मोर देन 80% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दैट मीन्स वो मेजर करती है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करती है एक कंट्री एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, और इससे पता लगता है कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ का। मतलब जो ये 20 कंट्रीज हैं वो रिप्रेजेंट करती है एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब गुड्स क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे गुड्स की बात हुई, गुड्स होता है कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स में आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल गुड्स में आएगा रॉ मटेरियल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आएगा क्रॉप्स। और इसके अलावा 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड मतलब बाइंग, सेलिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। एंड लास्ट 60% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इन्हीं कंट्रीज में रहती है, मतलब मैं, आप और जो भी इन कंट्रीज में रहते हैं। अब यहाँ तक क्लियर हो गया जी20 में कितनी कंट्रीज आती हैं। 80% अकाउंट्स टू जीडीपी, 75% ग्लोबल ट्रेड, 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। लेकिन अब समझना होगा जी20 के पीछे की हिस्ट्री क्या है और जी20 क्रिएट कब हुआ था। सो बेसिकली 1997-1998 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, और रीज़न था एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था बोरोइंग ऑफ मनी। गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस ने मनी बोरो किया फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बैंक्स, क्रेडिटर्स, बॉन्ड होल्डर्स से। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, और सबसे बड़ा एक रीज़न था लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड वीक फाइनेंशियल सिस्टम। सो बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन नेक्स्ट ईयर 1999 में बना जी20। अब जी20 तो बना, लेकिन जी20 से पहले एग्जिस्ट करता था जी7, और जी20 और जी7 आपस में इंटरकनेक्टेड है। जी7 में आती हैं 7 कंट्रीज, 7 डेवलप्ड कंट्रीज, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, इटली एंड जापान। अब जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उसके बाद ऐड हुई 12 मोर कंट्रीज इस ग्रुप में एंड 1 यूरोपियन यूनियन। 12 कंट्रीज कौन सी हैं? इंडिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया दैट मीन्स साउथ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की, प्लस एक यूरोपियन यूनियन। तो बनता है टोटल जी20। अब आप सोच रहे होंगे जी20 तो बना, लेकिन जी7 क्यों बना था, कब बना था, और जी7 के पीछे की क्या हिस्ट्री है? आइए आपको वो भी बता देते हैं, आपकी नॉलेज के लिए सम अप कर देते हैं। बेसिकली जी7 वाज फाउंडेड इन 1975 इन रिस्पॉन्स टू 1973 ऑयल क्राइसिस। अब ऑयल क्राइसिस क्या था? ऑयल क्राइसिस हुआ था बिकॉज ऑफ योम किपुर वॉर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड कोलिशन ऑफ अरब स्टेट्स। कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएंगे, जी7 पे आते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC ने इम्पोज्ड एम्बार्गो बैन ऑन ऑयल एक्सपोर्ट्स टू कंट्रीज जो सपोर्ट करती थी इस वॉर में इजराइल को। योम किपुर वॉर टुक प्लेस ऑन 6 अक्टूबर 1973 टिल 26 अक्टूबर 1973, और ये वॉर स्टार्ट हुआ ऑन द जूइश डे, योम किपुर डे, तभी इस वॉर का नाम रखा योम किपुर। इसमें 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 70,000 से ज़्यादा इंजर्ड हुए। सो इसके बाद 6 महीने तक एम्बार्गो रहा विच लेड टू अ शार्प इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। सो इस सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए बना जी7। अब हिस्ट्री ऑफ जी7 एंड जी20 क्लियर हुआ। नाउ बैक टू जी20, और जी20 का पहला समिट हेल्ड हुआ था इन वाशिंगटन DC 2008 में, और 2008 के बाद हर साल इन कंट्रीज़ में से एक कंट्री को मौका मिलता है प्रेसिडेंसी का। मतलब सिंपल अल्फाज में इन मीटिंग्स को होस्ट कराने का मौका पूरे एक साल। सो इस साल 2023 की प्रेसिडेंसी मिली है इंडिया को। 1 दिसंबर 2022 से शुरू हुई टिल 30 नवंबर 2023 तक, जिसमें 200 से ज़्यादा मीटिंग्स हेल्ड होंगी अक्रॉस 55 लोकेशन। अब ये जो मीटिंग्स हैं ये पूरे साल पर होंगी अलग अलग जगहों पर। कल्चर के हवाले से हेल्थ, टूरिज्म, डिजिटल इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, फाइनेंस, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, अलग अलग
मीटिंग्स होंगी अलग अलग जगहों पर। फॉर एग्जांपल थिंक 20 की मीटिंग हुई भोपाल मध्य प्रदेश में। फर्स्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई इन बेंगलुरु कर्नाटका में। अब सेम हो रही है इन मुंबई मई 21 से 23 तक। थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हो रही है श्रीनगर में 22 मई टू 24 ऑफ मई। अब इन मीटिंग्स के बाद एक फाइनल सबमिट होगा ऑन 9-10 ऑफ सितंबर दिल्ली के प्रगति मैदान के कॉन्वेंशन सेंटर में। और इस साल का 18th G20 समिट है और नेक्स्ट ईयर 19th G20 समिट होगा ब्राज़ील में। और हर साल इसमें डिफरेंट थीम्स होती हैं, मोटो होता है, और इस साल की जो थीम है वो है वासुदेव कुटुंबकम। ये संस्कृत से लिया गया है, दैट मीन्स वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इसके अलावा हर साल इन 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन के अलावा इनवाइट किया जाता है कंट्रीज़ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को टू पार्टिसिपेट इन दीज मीटिंग्स, जो इसके फुली मेंबर नहीं होते लेकिन उनको स्पेसिफिक क्राइटेरिया और सर्कमस्टांसेस पे इनवाइट किया जाता है हर साल। और इस साल की जो कंट्रीज़ हैं वो हैं बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, स्पेन, सिंगापुर एंड यूएई। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो है यूएन, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। अब इन मीटिंग्स में एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर, जो क्लोजली वर्क करते हैं कंट्रीज़ के लीडर्स के साथ, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ। अब ये जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं, डिप्लोमैट्स होते हैं, दे आर नोन एज शेरपास। शेरपास क्यों? शेरपास इसलिए क्योंकि नेपाल के पहाड़ियों में एक एथनिक ग्रुप रहता है जिनको शेरपास कहते हैं। दे हैव दिस एक्सेप्शनल माउंटेनिंग स्किल्स एंड ऑफन आर गाइड्स, सो इनको शेरपास कहते हैं। और यहाँ पर कनेक्शन बिल्कुल सेम है क्योंकि इनको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है और स्किल्स होते हैं गवर्नमेंट को समझने को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को समझने में, तभी ये रिप्रेजेंट करते हैं एक कंट्री को। अब इन मीटिंग्स में होता क्या है और ये जो G20 की फाइनल मीटिंग है इसमें होगा क्या? बेसिकली ये जो शेरपास होते हैं ये मेजर इशूज़ रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमी, इकोनॉमिक इशूज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं बिटवीन दीज नेशन, जो मैंने पहले समझाया, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन स्पेसिफिक इशूज़ पे बात होती है। और कुछ की इशूज़ होते हैं। नंबर 1 की इशू है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या होता है आइए आपको बताते हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम को स्मूथली फंक्शन करने के लिए, लेन देन को स्मूथली फंक्शन करने के लिए बिटवीन दीज कंट्रीज जो मेजर डिस्ट्रप्शंस आती हैं, नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्राइसिस आती हैं, और उसको स्मूथली फंक्शन करने के लिए कुछ ऐसी डेवलपिंग पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और आइडेंटिफाई किया जाता है उन रिस्क को, और उन रिस्क को मिटिगेट कर सकें और उससे वो एक साथ लड़ें और स्मूथली ग्लोबल इकोनॉमी को बैलेंस कर सके। नंबर 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिंपल अल्फाज में समझाऊं तो ऐसे रास्ते ढूंढे जाएं जो हमारी डे टू डे ज़रूरतों को पूरा करें लेकिन विदाउट कॉजिंग प्रॉब्लम्स फॉर फ्यूचर जनरेशंस। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल वाटर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टेकिंग केयर ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिमाइजिंग पोल्यूशन। तो ऐसी पॉलिसीज़ पे काम किया जाए और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए। नंबर 3 क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज का एक सबसे बड़ा रीज़न है ह्यूमन एक्टिविटीज़, पर्टिकुलरली बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक ऑयल, कोल एंड गैस, और जिसकी वजह से रिलीज होती हैं ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, जो ट्रैप करती हैं सूरज की रोशनी को, और रीज़न बनता है वार्मिंग ऑफ प्लैनेट, जिससे क्लाइमेट चेंज होता है। तो इन बातों पर, इन पॉलिसीज़ पर, इन इश्यूज़ पर बात होती है और इसके रिलेटेड ये पॉलिसीज़ बनती हैं G20 में, ताकि जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। जैसे इस साल की थीम भी है वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपनी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।